हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपन बिंदुस्राव के बारे में। यानी बिंदुस्राव होता क्या है। बिंदुस्राव क्या होता है कि जो पादप के जो क्षतिग्रस्त भाग होंगे या पर्ण के जो शीर्ष भाग होते हैं उनसे जल का बूंदों के रूप में जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं। क्या करेगा, पादप के क्षतिग्रस्त या जो किनारे होते हैं उनसे जल क्या होता है, जल क्या होगा, बूंदों के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। जो बूंदों के रूप में जो लीफ होगी, फरण होती है, इसके जो किनारे हैं इन किनारों से जल का क्या होता है, बूंदों के रूप में बाहर निकलती है। और उस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है, बिंदुस्राव कहलाती है। बिंदुस्राव की जो खोज है, एक साइंटिस्ट है डी बेरी, उन्होंने की थी। इसने डी बेरी ने क्या की थी, बिंदुस्राव की खोज की थी। बिंदुस्राव होने का कारण क्या होता है कि अधिक जल का अवशोषण हो। कारण क्या होता है, अधिक जल अवशोषण हो जाए और वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, न्यून। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाए, न्यून। इस वजह से क्या होता है कि बिंदुस्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। बिंदुस्राव में क्या होता है कि जो पर्ण होती है, इसके जो शीर्ष भाग होते हैं उसमें सिरिकाओं के स्थान पर, किसके स्थान पर, सिरिकाओं के स्थान पर एक विशेष छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं जलरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जलरंध्र में क्या पाए जाते हैं, जल छिद्र पाए जाते हैं। इन जलरंध्रों के द्वारा ही क्या होता है, जल बाहर निकलता है। ध्यान रखना, जो जलरंध्र होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, खुले होते हैं। सदैव क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, सदैव ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। ठीक है। और जो जलरंध्र होते हैं वो रंगहीन जलरंध्र होते हैं, वो किसके बने होते हैं, रंगहीन अंतःत्वचीय द्वारा बने होते हैं, यहां पर एक उत्तक पाया जाता है जिसे कहते हैं एपिथेम उत्तक। क्या पाया जाता है, एपिथेम उत्तक। एपिथेम जो उत्तक होता है वो मर्दूतकीय उत्तक से बना होता है। किससे, मर्दूतकीय और ढीले उत्तकों से बना होता है। मर्दूतक प्लस ढीले उत्तक से बना होता है। एपिथेम जो होता है वो ढीले उत्तकों से बना होता है। इसको ट्रांसफर उत्तक भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांसफर उत्तक या एपिथेम उत्तक होते हैं, वो मर्दूतक या ढीले उत्तकों के बने होते हैं। बिंदुस्राव की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य रूप से या तो रात्रि में संपन्न होती है या प्रातः काल में संपन्न होती है। कब होती है, रात्रि में व प्रातः काल ये प्रक्रिया होती है। तो खोज तो डी बेरी साइंटिस्ट ने कर ली। और बिंदुस्राव किसे कहते हैं, जो प्लांट के क्षतिग्रस्त भाग हो गए या पर्ण की जो किनारे होते हैं उसमें जल का बूंदों के रूप में जो जल हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं। इसका कारण होता है कि कब होता है ये, जब अधिक जल अवशोषण हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होती है कि इसमें सिरागाओं के स्थान पर जो जलरंध्र होते हैं, इन जलरंध्रों के द्वारा क्या हो जाता है,
जल बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये जलरंध्र होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, खुले हुए होते हैं। यह जो जलरंध्र होते हैं वो रंगीन उपतचीय द्वारा बने होते हैं। यहाँ से जो बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया द्वारा जो जल बाहर निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है। जल क्या नहीं होता, जल शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया है वो मूल दाब के कारण संपन्न होती है। जो मूल दाब में धनात्मक दाब उत्पन्न होगा उसकी वजह से उत्पन्न होती है। किस कारण होगा? मूल दाब के कारण होती है। ठीक है, ये तो जब कब होगी? कारण तो क्या होगा? कारण ये है, ध्यान रखना। कारण क्या हो गया? मूल दाब के कारण। कब होती है? कब कब होगी? जब अधिक जल अवशोषण हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा? बिंदु स्राव की प्रक्रिया होगी। बिंदु स्राव किन प्लांट्स में होता है? ये एग्जाम्पल मैंने सामने लिख रखे हैं। किसमें होता है? जो घास होती है उनमें, साके प्लांट जो भी होते हैं उनमें यह बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है। जो सुबह सुबह आप जब मॉर्निंग वॉक में जाते हो तो उस समय जो घास होती है, घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो पानी इकट्ठा होता है वो किस कारण होता है? बिंदु स्राव के कारण ही होता है। जैसे घास हो गया, टमाटर आलू, अरबी हो गया, ड्राई फिल्म हो गया, सक्सीफेगो हो गया, कचालू हो गया, नेस्टर सियम हो गया, कुकुरबिटेसी कुल के जो अधिकांश प्लांट्स होते हैं उनमें बिंदु स्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार आपने बिंदु स्राव पढ़ा। बिंदु स्राव क्या होता है? कि जल की बूंदों के रूप में जो पर्ण में बाहर निकलता है, जल बूंदों के रूप में। कब? जब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया न्यून होती है। इसके कारण क्या हो गया? मूलदाब बढ़ेगा। मूलदाब के कारण क्या होगी? जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया क्या होती है? बिंदु स्राव होती है। तो नोट करो इसको। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रस स्राव। रस स्राव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि उसमें जब प्लांट्स में क्या होगी? क्षति हो जाएगी। और क्षति होने के वजह से क्या पढ़ेंगे? रस स्राव, ब्लीडिंग। रस स्राव क्या होता है कि पादप में जब क्षतिग्रस्त भाग होता है तो वहां से रस का स्रावण होता है। और रस का स्रावण होना ही क्या होता है? रस स्रावण कहलाता है। तो क्या बताओगे? पादप के क्षतिग्रस्त भागों से तरल का स्राव होना क्या कहलाता है? रस स्राव कहलाता है। रस स्राव कैसे? जब प्लांट होगा और प्लांट के कुछ भागों को क्या कर दिया जाए? क्षति पहुंचा दिया जाए, काट दिया जाता है। तो यहाँ से जाइलम वाहिकाएं क्या हो जाएंगी? क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जाइलम क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। अब क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो ये जो जल है वो क्या होगा? ऊपर तो नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो ये क्या होगा? रस के रूप में बाहर ही निकलेगा, जिससे रस क्षतिग्रस्त हो जाएगा तथा रस का क्या होगा? स्रावण होगा। ठीक है, रस का क्या होगा? स्रावण होगा। जो अफीम और रबर होता है उसका उत्पादन रस स्राव के द्वारा ही किया जाता है। इसका अफीम व रबर का उत्पादन या प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? अफीम का जो
डोडा होता है, जो कच्चा फल होता है, कच्चा फल कुछ इस प्रकार होता है। इस कच्चे फल में क्या लगा दिए जाते हैं, जगह जगह पर कट लगा दी जाती है, जगह जगह पर कट लगा दी जाती हैं, जिससे यहाँ से रस के रूप में लेटेक्स बाहर निकलता है, और बाहर निकलने की वजह से जब वो वायु के संपर्क में आता है तो वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद में इसको प्राप्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार रबर का जो पेड़ होता है उसमें भी क्या लगा दी जाती है, उसके कट लगा दी जाती है, और यहाँ से क्या होता है, रबर को प्राप्त कर लिया जाता है। बात करें ताड़ की, ताड़ का जो प्लांट होता है उसमें एक दिन में लगभग 50 लीटर, ताड़ का जो पेड़ होता है वो एक दिन में लगभग 50 लीटर रस का स्रावन करता है। ताड़ का पेड़ एक दिन में लगभग 50 लीटर रस का स्रावन करता है, रस का स्रावन करता है। ठीक है, इस प्रकार हमने बिंदु स्राव और रस स्राव के बारे में पढ़ा, इनको नोट करो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन को, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब देखो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो बाह्य कारक, या जिनको हम बोलते हैं वातावरणीय कारक, और दूसरे होंगे आंतरिक कारक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य कारक के बारे में। बाह्य कारक कौन से होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करें हम वायुमंडलीय आर्द्रता। जो वायुमंडल में जो मॉइस्चर मौजूद होती है, मतलब जो आर्द्रता मौजूद होती है, उस आर्द्रता पर डायरेक्टली वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया तो वो किस पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता पर। कैसे कि ये डायरेक्टली क्या होता है, या बोल सकते हैं हम वायुमंडलीय आर्द्रता डायरेक्ट क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के समानुपाती होती है। क्या बोल सकते हैं अपन, समानुपाती। कैसे कि जब वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है, तो यानी आसपास के क्षेत्र में अगर आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी ओर अगर वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होगी, कम होने पर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होगी, यानी डायरेक्ट क्या होती है, ये समानुपाती होती है। इसका आप बोल सकते हो कि वर्षा के समय जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो कम होती है, जबकि गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होती है। क्या बताओगे, गर्मियों में क्या होती है, कम, गर्मियों में अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, और बरसात के समय क्या होगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। तो वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है वो डायरेक्टली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होती है वायुमंडलीय आर्द्रता। यानी वायुमंडलीय आर्द्रता अगर अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम होगी, अगर वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होगी तो कम, और अगर वायुमंडलीय आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होगी, अधिक। समानुपाती नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, व्युत्क्रमानुपाती। सॉरी इसके लिए, व्युत्क्रमानुपाती। एग्जाम्पल के तौर मैंने बताया गर्मियों में क्या होती है, अधिक होती है, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता गर्मियों में कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होगी, और बरसात में आर्द्रता अधिक हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम होगी। नेक्स्ट देखो, तापमान अगर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, दुगुनी। यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, लाइट, प्रकाश। अगर पर्याप्त प्रकाश की मात्रा मिल रही है तो
वाष्पोषण की प्रक्रिया अधिक होगी। यानी ये भी डायरेक्टली क्या होता है, ये भी समानुपाती हो गया। क्या हो गया, समानुपाती बोल सकते हो इसको। ये भी समानुपाती हो गया। यानी कि अगर हम लाइट की बात करें, लाइट वैसे आपको पता है कि लाइट की उपस्थिति में ही रंध्र ओपन होते हैं, रंध्र खुलते हैं। रंध्र जब खुलेंगे तो उसी वजह से क्या होगी, वाष्पोषण प्रक्रिया संपन्न होगी। तो प्रकाश का होना तो जरूरी है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश की मात्रा बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बात करें स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम में नीले और लाल प्रकाश की बात करें, नीले व लाल प्रकाश में, तो यहां पर जो नीला प्रकाश होता है, नीले प्रकाश में वाष्पोषण प्रक्रिया अधिक होगी। नीले में क्या होगी, अधिक। ठीक है, ध्यान रखना, नीले प्रकाश में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट कारक देखो, वायु की गति। वायु की गति बढ़ेगी तो यानी कि अगर वायु की गति बढ़ती है तो वहां पर आर्द्रता का मान क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी तो वहां की वायु क्या होगी, हट जाएगी। जो आर्द्रता वाली वायु है वो हट जाएगी। तो वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पोषण प्रक्रिया बढ़ती है। यानी ये भी क्या हो गया, समानुपाती। ठीक है, तो वायु की गति बढ़ने पर भी वाष्पोषण की प्रक्रिया बढ़ती है। बात करें अगर वायु की गति 30 से 50 किलोमीटर पर हावर है तो उस समय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन बाद में क्या होगी, रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कि जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वैसे वैसे रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। पहले वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी, और बाद में क्या हो जाएंगे, बंद। बंद क्यों होंगे, कि क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम कैसे, अगर वायुमंडलीय दाब कम होता है तो उस कंडीशन में वाष्पोषण प्रक्रिया अधिक होगी। क्योंकि वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाएगी, और विरल होने पर आसानी से क्या हो गया, जल बाहर निकल जाएगा। दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, घटेगा। और वायुमंडलीय जो दाब है, इसको अपोजिट लिख देते हैं। अगर वायुमंडलीय दाब घटता है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, और वायुमंडलीय दाब अगर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम होगी। नेक्स्ट और लास्ट कारक है जो बाह्य कारक होते हैं उनमें, वो है वाष्पोत्सर्जन रोधी। यानी वाष्पोत्सर्जन रोधी क्या होंगे, कि वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बंद कर दे। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को क्या कर दें, बंद कर दें। वो क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन रोधी। वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, फिनाइल, मर्क्यूरिक एसीटेट, एस्प्रीन, एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सिन एथिलीन हो गया, सिलिकॉन तेल हो गया। इनका यूज करके हम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इन पदार्थों का यूज, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, इन कारकों का यूज किया जाता है शुष्क खेती करने में। यूज किस में किया जाता है, शुष्क खेती करने में, शुष्क कृषि में, शुष्क कृषि में इनका वाष्पोत्सर्जन रोधी का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बाह्य कारक हैं उनमें दो कारक ऐसे हैं जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। इन दोनों का मान अगर बढ़ाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया घटेगी, और इन दोनों का मान अगर घटा रहे हैं तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया बढ़ेगी। बाकी चाहे तापमान हो, प्रकाश हो, वायु की गति हो, ये सब क्या करेंगे, अगर इनका मान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी बढ़ेगी। इस प्रकार तो हमने बाह्य कारक पढ़ लिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आंतरिक कारक।
सबसे पहले बात करेंगे हम वाष्पोत्सर्जन क्षेत्र। ये तो आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा एरिया में वाष्पन प्रक्रिया होगी, उतनी ही ज़्यादा एरिया में क्या होगा, वाष्पन प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर हम पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया तो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आसपास की आर्द्रता कम होगी, आर्द्रता कम हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि जितनी कटाई छटाई की है उसकी वजह से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम होगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है पर्ण संरचना। पर्ण की जो संरचना होती है उसमें जो स्थिति हो गई, डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं स्थिति में, नेक्स्ट पढ़ेंगे। पर्ण की संरचना, पर्ण की संरचना में रंध्र की संख्या, स्थिति, इन सब पर क्या करती है, ये निर्भर करती है कि किस प्रकार की उसकी संरचना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, वाष्पन प्रक्रिया निर्भर करेगी। रंध्रीय विशेषता, रंध्र विशेषता में हो जाएगी कि रंध्रों की संख्या, स्थिति, ये सब कैसी होती है उसके अनुसार। अगर प्रति क्षेत्र, दोनों में कॉमन, प्रति क्षेत्र रंध्र अधिक होते हैं, रंध्र अधिक, तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो भी अधिक होगी, क्योंकि ये रंध्र की संरचना पर, पर्ण की संरचना में पर्ण पर ही क्या पाया जाता है, रंध्र। यदि प्रति क्षेत्र रंध्रों की संख्या अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होगी। मैंने बताया था कि प्रति सेंटीमीटर कितने रंध्र होते हैं, 100 से 60,000 तक रंध्र प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी ओर एक संख्या हो, संख्या अगर क्या होगी, कम हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी क्या होगी, कम होगी। अगर संख्या अधिक है तो वो भी हो जाएगी। संरचना, यदि वाष्पोत्सर्जन में रंध्र हैं वो कंप्लीटली खुलते हैं तो कंप्लीट खुलने की वजह से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होगी। अगर वो पूर्ण रूप से नहीं खुलते हैं तो क्या होगी, रंध्र न खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम होगी। दूसरी ओर अगर मान लो पर्ण पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाए, मोटा क्यूटिकल का आवरण, पर्ण पर क्या पाया जाए, मोटा क्यूटिकल आवरण अगर होता है तो आपको पता है कि क्यूटिकल क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, तो इस वजह से भी क्या हो जाते हैं, कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाएगी। दूसरी ओर रंध्र की विशेषता में देखें तो रंध्र अगर गहराई में स्थित है, रंध्र गर्तरंध्री हो, गर्तरंध्री के बारे में बताया था कि वो अंदर धसे हुए हो, मतलब उस पर सहायक कोशिका ऊपर आ जाए, तो उस वजह से क्या हो जाते हैं, रंध्र नीचे चले जाते हैं। तो गर्तरंध्र होने पर क्या हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं, गर्त रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गर्तरंध्री किस में पाए जाते हैं, मैंने बताया था कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं इनमें गर्तरंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, पर्ण विन्यास, यानी कि अगर पर्ण विन्यास अच्छी तरह से होगा, यानी उस सभी पर्णों पर, यानी पर्णों की स्थिति ऐसे हो कि सभी पर्णों पर क्या होगा, लाइट की प्रेजेंट हो, मतलब सभी पर क्या होगी, लाइट अगर डायरेक्टली पड़ रहा है, समकोण से गिर रहा है, तो उस वजह से तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। अगर डायरेक्टली, अगर सीधा प्रकाश नहीं गिरता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। इसके साथ ही है मूल प्ररोह अनुपात। मूल प्ररोह अनुपात अगर अधिक होता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी अधिक होती है। ये अधिक होने पर भी वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया, अधिक हो गया, वाष्पोत्सर्जन अधिक। ठीक है, तो वापस एक बार और देख सकते हो, वाष्पोत्सर्जन क्षेत्र, यदि वाष्पोत्सर्जन क्षेत्र अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया अधिक होगी। जैसे कटाई जटाई करने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है, लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर्ण की संरचना, यानी अगर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। रंध्र विशेषता में अगर प्रति क्षेत्र रंध्र अधिक होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। गर्तरंध्री होंगे तो उसमें भी वाष्पोत्सर्जन कम होगा। पर्ण विन्यास, यदि पर्णों का विन्यास ऐसा हो, पर्ण की विन्यास ऐसा हो, यानी पत्ती ऐसी स्थिति में हो कि डायरेक्टली उस पर क्या गिरे, लाइट गिरता है, तो डायरेक्टली लाइट गिरेगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, डायरेक्टली नहीं गिरेगा तो कम होगा। मूल प्ररोह अनुपात, यदि मूल प्ररोह अनुपात अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा।
इसी के साथ कुछ और कारण है, जैसे पर्ण होती है वो किस में बदल जाए, कांटों के रूप में। पर्ण क्या हो जाए, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे मरुस्थलीय प्लांट्स में पर्ण अगर कांटों में रूपांतरित हो गई तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया, कम हो सकता है पर्ण किस में हो, सुई के आकार में बदल जाए, जैसे पाइनस में होता है। पर्ण किस में बदल जाए, सुई के आकार की। तो इस वजह से भी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाती है, जैसे पाइनस में होता है सब। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो पाइनस। और भी क्या करती है कि प्लांट्स वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को घटाने के लिए अपनी जो पर्ण की जो साइज होती है वो घटा लेता है। पर्ण के आकार छोटा, पर्ण का आकार छोटा भी हो सकता है। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े, इनको नोट करो। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका महत्व, यानी वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब देखो वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी किस क्या महत्व है वाष्पोत्सर्जन का। सबसे पहला है तापमान का नियमन। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जब होती है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स का जो ताप है वो भी क्या होता है, नियंत्रित रहता है। दूसरा है रसारोहण। जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो भी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होती है। रसारोहण क्या होता है, हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें पढ़ लिया था। निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या हो गया, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है और जल का क्या हो जाता है, एब्जॉर्वेशन हो जाता है। उस प्रक्रिया में भी वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है। कैसे होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो जड़ में क्या होता है, ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, बिना ऊर्जा खर्च किए ही क्या हो जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया। खनिजों का वितरण। जो जल के अंदर उपस्थित जो खनिज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति में जल चक्र का नियंत्रण। जब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होगी तो वायुमंडल में क्या होगी, नमी मौजूद रहेगी और ये नमी है वो बारिश के रूप में वापस आ जाती है, यानी कि जल चक्र के रूप का नियंत्रण। जल चक्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी ये वाष्प होती है वो वापस बूंदों में बदलकर बरसती है। पादप शरीर में अवशोषित खनिजों का स्थानांतरण भी इसके द्वारा होता है। फलों का मीठा होना। यदि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अगर अच्छी तरह से हो रही है तो फल क्या होंगे, मीठे, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही फलों का मिठास होता है। दूसरी ओर अनावश्यक जो जल होगा, जो प्लांट्स की यूज ही नहीं होता है, उस जल को भी बाहर निकालने में यह कार्य करता है। और यांत्रिक जो उत्तक होते हैं, यांत्रिक उत्तकों का निर्माण भी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिससे प्लांट में क्या होती है, दृढ़ता उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमने वाष्पोत्सर्जन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।